स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था क्लास 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत हम लोगों का चल रहा है, फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें बात कर लिए थे कि संरक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। तो 4-5 संरक्षण सिद्धांतों के बारे में बात किए थे। पहला था हम लोगों का ऊर्जा संरक्षण, दूसरा था आवेश संरक्षण, तीसरा था रेखीय संवेग संरक्षण, चौथा था कोणीय संवेग संरक्षण तथा हम लोगों का पांचवा था ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज बात करने हैं हमें बल के बारे में कि प्रकृति में कितने सारे बल पाए जाते हैं, कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं, बल क्या होता है तथा उन सारे प्रकृति में पाए जाने वाले बलों के बारे में पार्टिकुलर हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले हम लोगों की डिफिनीशन जो हम लोगों को दिख रही है कि बल क्या होता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति, स्थिति, आकृति में परिवर्तन करता है। यानी कि जो बल है, जैसे मान लो कोई साइकिल सवार साइकिल चलाते हुए जा रहा है, अब कोई पहलवान व्यक्ति क्या है उसको पकड़ ले और उसको रोक ले, तो उसने क्या किया, बल लगा के उस साइकिल सवार की जो साइकिल की गति थी उसको क्या कर दिया, रोक लिया। स्थिति में परिवर्तन लाना क्या है, किसी वस्तु को एक जगह से, एक स्थिति से उठा के दूसरी स्थिति में रख दिया, यानी दूसरी जगह रख दिया, या वो लेटी हुई है उसको खड़ा कर दिया, वो क्या हो गया, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। और उसकी आकृति में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक मार करके तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे, चेहरा के ऊपर बल लगाएंगे तो उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, यानी चेहरे की आकृति में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार किसी वस्तु में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी आकृतियां परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो होगी बल की परिभाषा। बल कौन सा कारक होता है कि स्थिति, गति तथा आकृति में परिवर्तन लाएगा। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो बल हमारी सदिश राशि है। अब बात आती है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आप लोग लिख लेंगे। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और हमारा जो बल का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग मानते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बटे विस्थापन क्या हो जाएगा, कार्य बटे विस्थापन। और एक और हम लोगों का फॉर्मूला होता है, वो होता है F = ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। एक हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करना है। जैसे साइकिल जो जा रही थी उसका जो वेग था, हमने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, यानी उसमें जो त्वरण होता है वो मंदन होता है। त्वरण के दो पार्ट होते हैं, एक होता है त्वरण, एक होता है मंदन, ठीक है। लेकिन मंदन भी एक प्रकार का त्वरण ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो हमारी त्वरण की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेग क्या हो रहा है, घट रहा होगा, यानी जो रेट होगी वो कम हो रही होगी, तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। आगे आप लोग त्वरण और मंदन के बारे में क्या होंगे, जानेंगे। तो हमने उसमें क्या किया, वेग में परिवर्तन किया। द्रव्यमान क्या है, जो साइकिल है वो क्या है, द्रव्यमान है, और उसके वेग में जो परिवर्तन किया, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वेग बटे समय हम लोगों का क्या होता है, त्वरण होता है। तो उस हिसाब से त्वरण ज्ञात कर लेंगे उसके वेग से, और फिर हम लोग उसके द्रव्यमान से त्वरण को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उसका हम लोगों का बल प्राप्त हो जाएगा कि इसमें क्या बल होगा। मंदन क्या बता रहा है, मंदन ये बता रहा है कि हम लोग उसकी साइकिल की गति को कम कर रहे हैं, पीछे से खींच के उसको रुका रहे हैं। और अगर त्वरण की वैल्यू ज़्यादा होती, अर्थात हम कहते हैं कि जो साइकिल चल रही है उसको धक्का लगा के हम लोग उसकी गति में क्या कर रहे हैं, अधिकता ला रहे हैं, यानी उसकी गति को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से त्वरण से हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि हमारे बल की डायरेक्शन क्या है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेग भी हमारी सदिश राशि है, वहाँ से त्वरण और वेग की वजह से हमारा बल भी क्या है, सदिश राशि है। कई जगह ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हम लोग बल की डायरेक्शन को डिनोट नहीं कर पाते हैं। आगे आप लोग समझेंगे जब कूलाम के बल का हम लोग सदिश रूप नहीं पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, आप लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कूलाम का नियम कि वहाँ पे अगर सदिश रूप की बात ना करें तो वहाँ पे डायरेक्शन का पता चलना क्या हो जाएगा, हम लोगों को मुश्किल हो जाएगा, अर्थात उसमें डायरेक्शन होगी ही नहीं।
तो कई जगह बल में क्या हो जाता है, डायरेक्शन हम लोग नहीं पता करते, वो यूजुअली हम लोग उदाहरण के रूप में बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो बल हमारा सदिश राशि है और डायरेक्शन बल में होती है। इस बात को आप लोग अभी समझिए कि अगर हम लोग पीछे से जिस दिशा में बल लगाएंगे उस दिशा में वो वस्तु क्या होगी, गतिमान होगी। ठीक है, तो वेग से हम लोग बल के दिशा के बारे में पता कर लेंगे। तो बल के बारे में जाने, अब प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं, कि प्रकृति में कितने प्रकार के बल होते हैं इसके बारे में जानना है। तो बहुत सारे बलों के नाम सुने होंगे, घर्षण बल के बारे में नाम सुने होंगे, और आप लोगों ने नाम सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, चुंबकीय बल भी होता है। बहुत सारे बल क्या होते हैं जब चुंबक आपस में जो है चिपकते हैं, चुंबकीय बल होता है। घर्षण किसी वस्तु से क्या है, अगर हम लोग धरती से रगड़ते हुए उसे ले जा रहे हैं यानी दूसरी वस्तु के स्पर्श में है तो वहाँ घर्षण बल लगेगा। ये सारे क्या होते हैं, बल होते हैं। लेकिन प्रकृति में ओनली 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, और बल जो हम जिनका नाम जानते हैं वो कौन से बल होते हैं, व्युत्पन्न बल होते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं, हमारे जो मूल बल हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ओनली 4 प्रकार के बल जानने हैं, और फिर आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे बल लग रहा है तो यहाँ कौन सा वाला बल उपयोग हो रहा है। ठीक है, आप लोग क्या समझना है कि प्रकृति में ओनली 4 प्रकार के बल होते हैं। इन्हीं चारों से क्या होते हैं कि व्युत्पन्न होते हैं सारे बल। अब ये 4 भी होते हैं ना, तो जो वैज्ञानिक लोग हमारे हैं वो इन 4 बलों को भी एकत्रित करने में लगे हुए हैं। इसे बोलते हैं बलों का एकीकरण करना। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चारों बलों का भी एक बल बनाया जाए, जैसे एक बल से चारों बलों को डिनोट किया जाए। अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है, इस पे जो है कार्य बहुत ज़्यादा प्रगति पे है। लेकिन क्या करना चाह रहे हैं कि बलों का एकीकरण इसी को कहते हैं। तो पहले अलग अलग बल हुआ करते थे, घर्षण बल हम लोग अलग मानते थे, और भी अन्य प्रकार के बल, गुरुत्वीय बल अलग मानते थे, त्वरण बल अलग मानते थे, भार बल अलग मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब एकीकरण हुआ तो हम लोगों के वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया कि जो घर्षण बल है, भार बल है और गुरुत्वीय बल है, ये सब बल क्या हैं, उन 4 बलों के ही व्युत्पन्न हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं वो 4 बल कौन से होते हैं। चारों बलों के बारे में आप लोगों को लिख लेना है। पहला बल हम लोगों का है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दिमाग में आया। न्यूटन के सेब वाला जो हम लोगों का बल होता है कि सेब जमीन पे कैसे गिरता है, वो कौन से बल के कारण गिरता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि सेब और पृथ्वी के बीच में लगने वाला, मध्य लगने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये डिफिनीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की जो परिभाषा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। क्या होती है? 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल। अब कहोगे कि सर 1 किलो का हमारे पास कोई द्रव्यमान है और दूसरा भी 1 या 2 किलो का कोई द्रव्यमान है, तो उनको हमने रख दिया तो उनमें तो कोई बल नहीं लगता है, वो तो अपनी जगह पे स्थित होते हैं। तो बेटा उनमें भी बल लगता है। उनमें क्या होता है, बल लगता है। एक्चुअली वो बल बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो बल क्या है, हम लोगों को अपने बल का जो है वो प्रमाण नहीं बता पाता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि उनके बीच में बल नहीं लग रहा है। एक्चुअली फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो उनमें भी बल लग रहा है, और आप लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि उन वस्तुओं के बीच में कितना बल लग रहा है। ये भी आप लोग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होगी कि 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को, 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया था? हम लोगों को न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसको कैसे निकालते हैं? तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल, मान लो कि हमारे पास कोई वस्तु ए है। क्या है?
कोई वस्तु ए है और इसको थोड़ा सा इस तरह कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई वस्तु ए है और मान लो कि एक कोई वस्तु r दूरी पे स्थित है b। कौन सी वस्तु है? b है। एक वस्तु a है और दूसरी वस्तु b है, इन दोनों के बीच दूरी r है। अब जाहिर सी बात है कि दो द्रव्यमानों के मध्य बल लग रहा है तो उनकी दूरी पे तो डिपेंड करना है। क्यों? ज़्यादा दूरी पे होगा तो कम बल लगेगा और कम दूरी पे होगा तो अधिक बल लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान। मान लो कि ए जो वस्तु है, ए वस्तु का द्रव्यमान मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने m1 मान लिया। द्रव्यमान को m से करते हैं, इंग्लिश को इसमें मास बोलते हैं द्रव्यमान को, और जिसको हम लोग स्मॉल m से जो है डिनोट करते हैं। अच्छा, आप लोग कुछ राशियों का नाम भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस लेक्चर में, जैसे हमने द्रव्यमान बोला, कई बच्चे इतने कमज़ोर हो सकते हैं, इतना वैसे कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि द्रव्यमान भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो पहला लेक्चर है वो हमने कहा था भौतिक जगत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कम उपयोगी है। और एक्चुअली ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे वो भी आपके जो सिलेबस में चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर शायद है, तो उस चैप्टर में भी ये आप लोगों को वहाँ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना है। तो आप लोग इससे परेशान नहीं होना है। कुछ चीज़ें अगर आप लोग टर्म नहीं समझ पा रहे हैं, राशियों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके जस्ट बाद वाला हम लोगों का जो चैप्टर है मात्रक एवं मापन, तो उसमें क्या होगा, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम के बारे में। तो क्या होगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ये भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को टर्म क्लियर हो जाएंगे, कौन सी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अभी आप लोग समझो, जानते होंगे आप लोग द्रव्यमान इतना जो है नाम इतना तो सुना ही होगा, ठीक है, लेकिन कुछ हो सकते हैं बच्चे, ठीक है, इसमें हम कोई दोहराए नहीं कह रहे हैं, 2 साल से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन। और मान लो कि बी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान मान लो m2 है, क्या है, m2 है। ए जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m1 है, बी जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m2 है, r दूरी इन दोनों वस्तुओं के बीच में है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि जो द्रव्यमानों का गुणनफल होता है, द्रव्यमानों का गुणनफल क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, ठीक है, गुणा नहीं लगाएंगे, आप लोग इतना जानते हैं। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कैपिटल F। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग कैपिटल F से लिख रहे हैं, यानी m1 m2 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, F। अब हम लोगों का समानुपाती का चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती। समानुपाती क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु, जैसे हमने कह दिया गुणनफल समानुपाती है फोर्स के, तो अगर इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब उसी अनुपात में क्या होगा, वो दोनों बढ़ेंगे। अगर गुणनफल घटेगा तो हमारा फोर्स भी घटेगा, और दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। इतना आप लोग समझे, द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान अगर घटेगा तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। इस बारे में आप लोग समझते हैं। और एक ही इसका टर्म होता है व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि m1 m2 अगर व्युत्क्रमानुपाती होता, वो 1/में लिखा होता, तो अगर गुणनफल बढ़ रहा होता तो हमारा फोर्स घट रहा होता। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक वस्तु एक बढ़ती है एक राशि, तो दूसरी जो उसकी व्युत्क्रमानुपाती में होती है वो घटती है, ठीक है। और अगर एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, और जो r जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम लोगों का स्मॉल r है दोनों द्रव्यमानों के बीच में, वो क्या होता है, r², उसका उस दूरी का वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारे फोर्स से, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती भी यहाँ आ गया, 1/में में लिखा है, सिंबल वही हम लोगों का होगा, लेकिन वो दूसरी राशि 1/, के फॉर्म में लिखी होगी, यानी बटे के रूप में लिखी होगी, 1/, के रूप में। तो यहाँ पे r² यानी उसकी दूरी बढ़ रही है दोनों द्रव्यमानों के बीच की, तो फोर्स हमारा घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है, इन दोनों फॉर्मूला को मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो एक लास्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि F इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझे कि दोनों को हमने एक फॉर्म में लिख दिया, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा लिख रहा है, ऊपर m1 m2 है, नीचे r² है। इसी को अगर हम लोग, एक बात और समझो,
कि जब हम लोग कोई व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बड़े ही जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, अभी भी ना समझ पाओगे तो फिर क्या बोलें कि जब हम लोग कोई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट अगर बोलें तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब क्या होता है कि एक मैथमेटिकल एक फिक्स वैल्यू वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, उस स्थिरांक को लिखते हैं और इस स्थिरांक की एक फिक्स वैल्यू होती है कि इस स्थिरांक की वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। इसी प्रकार और भी आप लोगों के कांस्टेंट आएंगे आगे चल के। अभी यहीं पे आने वाला है एक जो है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक आने वाला है जिसकी वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11। ठीक है, एक और आप लोगों का आ जाएगा कूलाम नियतांक आएगा क्लास 12th में। अभी आएगा एक जो वैद्युत चुंबकीय वाला हम लोग बताएंगे उसमें भी आएगा कूलाम स्थिरांक जैसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹। ये सब क्या है, स्थिरांक हैं और स्थिरांक की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे आप लोगों को याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग किसी भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो फॉर्मूले में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हटाएंगे तो कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G जो हमारा गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बोलें इस फॉर्मूला के हिसाब से बोलें तो हम लोग कहेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी एक आप लोग परिभाषा दे सकते हैं कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे जो कैपिटल G है वो क्या है, कैपिटल G उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। यहाँ पे निकाल लेंगे तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन इसका मात्रक क्या है, जो हमारा कैपिटल G है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ऊपर डेफिनेशन रब करते हैं और इसी के बारे में और ज़्यादा बताते हैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। फॉर्मूला क्या आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का कि G इक्वल टू m1 m2 F इक्वल टू कैपिटल F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब हमने इसको सार्वत्रिक क्यों कहा है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हर जगह किसी भी मीडियम में किसी भी माध्यम में, हवा हो कोई भी फोर्स हो, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल को कोई फर्क ही नहीं पड़ना है किसी भी माध्यम से। अंतरिक्ष में हो, वैक्यूम में हो, कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे संसार में, क्या पूरे जो है हमारे ब्रह्मांड में, हर जगह गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G की जो वैल्यू होगी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की, वो वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसको हमने कैसे लिखा, इसके मात्रक को, ये यहाँ इस तरफ न्यूटन था, इस तरफ नीचे r स्क्वायर था, नीचे का ऊपर जाता तो इंटू में न्यूटन के हो जाएगा। r का मात्रक यानी दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो हमारा m1 m2 इसके सामने है वो नीचे चला जाएगा। पक्षांतर आप लोग जानते हैं, जब वो नीचे किलोग्राम जाएगा तो m1 का भी 1 किलोग्राम होगा, m2 का भी 1 किलोग्राम होगा, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से इसका मात्रक भी आ गया। अब जानते हैं, इतना ही फॉर्मूला है, आप लोगों को वैल्यू दी जाएगी। जैसे अगर कहा जाए कि हमारे पास क्या है कि 1 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है और 1 किलोग्राम का एक दूसरा द्रव्यमान है, 1 मीटर की दूरी पे दोनों रखे हैं। किस पे रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पे दोनों रखे हैं, तो उनके बीच बल कितना लगेगा। 1 किलोग्राम का हमारा m1 है तो 1 × 1 अपॉन 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा,
और जी सीधा आ जाएगा, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन क्या लगेगा, बल लगेगा। बात समझ में आई। 1 किलोग्राम दोनों द्रव्यमान है, m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है, और 1 मीटर की दूरी पे दोनों रखे हैं। तो क्या होगा कि अब सीधा सीधा 1 तो 1 हो जाएगा, जी बचेगा, F=g बचेगा। तो जी की वैल्यू क्या होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यानी बहुत कम वैल्यू है, 10⁻⁻11 है, बहुत कम वैल्यू है। जब बल की इतनी कम वैल्यू है तो क्या हम लोगों को पता चलने वाला है कि ये बल जो है कितना जो है बल हमारा, कि 1 किलो की वस्तु जो है आपस में चिपक जाएगी, उसमें कुछ हम लोगों को बल देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअली उसमें बल कितना लग रहा है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बल उसमें लग रहा है, लेकिन पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उस बल की वैल्यू बहुत कम है। अब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। क्या जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके मुख्य गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला गुण आप लोग लिखेंगे कि ये जो बल होता है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल। पहला गुण लिखेंगे इसके गुरुत्वाकर्षण गुण में, सबसे पहला गुण क्या रहेगा कि यह बल आकर्षण होता है। कैसा होता है, आकर्षण। ठीक है, इसमें हमेशा आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा। दो द्रव्यमान हमेशा आपस में आकर्षण होंगे। दूसरा आप लोगों को इसमें गुण लिखना है कि यह बल संरक्षी बल होता है। दूसरा क्या लिखना है, यह बल संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। अच्छा, संरक्षी और असंरक्षी बल हमने बताए थे आपको, क्या बताए थे, संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में आपको शायद बताया था, और संरक्षित राशियां और असंरक्षित राशियों के बारे में बताया था। संरक्षित, अब यहाँ पे शब्द आ गया, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि संरक्षित जो बल होता है वो वह बल होता है जो समय के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, यानी बदले ना। जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु है, जैसे क्या है, एक वस्तु है, इसको हमने नीचे ज़मीन से उठा के यहाँ पे रख दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। कोई टाइम चेंज हुआ और पृथ्वी से इस वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो हमें गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कोई कार्य करना पड़ेगा, और यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे बल रखा हुआ है, संरक्षी बल, यानी इसे पुनः उसी अवस्था में जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये जाएगा तो क्या होगा, इस वस्तु को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये हमेशा फिर क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। यानी जितना हमने उसके विपरीत में कार्य किया था उस बल ने दोबारा से अपना कार्य स्वयं कर लिया उसको छोड़ने के बाद। फिर हमने यहाँ तक तो इस वस्तु को लाया था, लेकिन यहाँ के बाद नीचे ले जाने के लिए हमें कोई बल नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने बल की एक परिभाषा और होती है, कार्य की परिभाषा होती है, कार्य की परिभाषा कि बल की दिशा में विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं। यानी नीचे से यहाँ तक लाने में तो ये कार्य करना पड़ा, बल लगाना पड़ा, लेकिन जब यहाँ हम लोगों ने छोड़ दिया तो ये दोबारा बिना कोई मेहनत किए, कोई बल लगाए हुए नीचे पहुँच गया। ठीक है, इसे बोलते हैं संरक्षी बल। यानी आपने उस बल के विपरीत बल लगा के उसमें कोई कार्य किया, उसमें कोई क्या किया, उसमें कोई परिवर्तन किया, लेकिन जब उस बल को, जो बाह्य बल है, उसको हम लोग हटा लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो विपरीत जो बाह्य बल लगाया है अपने शरीर के द्वारा, इस बल को जब हम लोग हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु दोबारा से अपनी उसी अवस्था में पहुँच जाएगी। बाह्य बल हटाने पे वह बल क्या करेगा, दोबारा से अपने बल के कारण उस वस्तु को उसी अवस्था में ले आएगा, वो बिना कार्य करना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल गुणे विस्थापन। अब आप लोग कहेंगे वहाँ पे कार्य नहीं होगा, होगा क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हम लोग एक और फॉर्मूला आता है, पृथ्वी के द्वारा जो किसी वस्तु पे बल लगता है, पृथ्वी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल की बात नहीं कर रहे हैं, त्वरण बल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बल की। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है F=mg। m यानी कोई जो है यहाँ पे वस्तु मान लो, जैसे ये वस्तु है, और g क्या है, हम लोगों की पृथ्वी का जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो है कांस्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण है ये। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। लगभग हम लोग 10 भी मान लेते हैं, 9.8 को क्या मान लेंगे, 10 भी मान लेंगे। F=mg लग रहा है,
तो पृथ्वी किसी दूसरी वस्तु पे जो बल लगाती है वह बल क्या होता है, हमारा गुरुत्वीय बल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं mg से लिखते हैं। यानी इस द्रव्यमान का जो बल रहेगा उसको 9.8 से हम लोग गुणा कर देंगे तो वह बल निकल के आ जाएगा। हर बिंदु पे अलग अलग होता है। एक हम लोगों ने एक कॉमन बल माना है, कॉमन नियतांक माना है 9.8 g। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करनी थी, आप लोग समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेंगे, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बात हो रही थी यहाँ पे कि जो हमारा बल होता है ये संरक्षी बल होता है, दूसरा बल क्या होता है, आकर्षित बल होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज हमारी है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या होता है, यह माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जितना बल लगा रही है वो उतना ही बल लगाएगी, बशर्ते दूसरी वस्तु का रख दोगे तो उस वस्तु पे वो एक अलग बल जरूर लगाएगी, लेकिन इस वस्तु का दूसरी जो पहली वाली वस्तु थी उससे बल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। किसी भी माध्यम में रहे तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात हो गई थी। ठीक है, अब इसके अगला वाला बल आता है हम लोगों का, जो अगला बल आता है वो आता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या आता है, विद्युत चुंबकीय बल। तो उसके बारे में आप जानते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में क्या होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत हमने आप लोगों को शायद बताया हो, नहीं बताया है तो सुन लो। जो भी विद्युत धारा है, कोई विद्युत धारा है, कोई भी चुंबक है, सब में हमारे आवेश का रोल होता है। आवेश क्या होता है, द्रव्यमान के ऊपर वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, वो क्या होता है, हमारा आवेश होता है। आवेश एक गुण है जो कि द्रव्यमान के ऊपर होता है। ठीक है, आवेश कोई वस्तु नहीं है। तो इस बारे में आप लोगों को जानना है कि विद्युत चुंबकीय बल है, यानी आवेश का तो रोल यहाँ पे होने वाला है। अब विद्युत चुंबकीय बल को ड्राइव करने के भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे क्योंकि अभी आप लोग 11th क्लास में हो, फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग कर रहे हो, दिमाग पे ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा तो परेशान हो जाओगे। तो परिभाषा सिंपल सी लिखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, बिंदु आवेश मत भी लिखिए तो भी चल जाएगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, देखो दो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से जो है क्या है, मिलता जुलता है। और हमने आपको एक बात बताई थी, कूलाम नियम। ठीक है, तो कूलाम नियम क्या होता है ये भी आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे। कूलाम नियम भी सेम होता है, जहाँ द्रव्यमान था वहाँ पे आवेश हो जाएगा, जहाँ पे m1 था वहाँ q1 कर देंगे, और जहाँ m2 था वहाँ q2 कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश a है, यहाँ पे कोई आवेश v है, और दोनों के मध्य r दूरी है। कितनी दूरी है, r दूरी है। तो आवेश का मान क्या होता है, कूलाम में होता है। इस आवेश की वैल्यू समझ लीजिए कि q1 है, क्या है q1, इसकी वैल्यू q2 है। तो अब जो बल लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, उसी तरह फॉर्मूला है कि इन दोनों आवेशों का गुणनफल जो होगा वो उसके फोर्स के समानुपाती होगा, तथा इन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और एक कांस्टेंट निकालेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू आपको अलग होगी तो उसको बता देंगे। तो F इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट मान लो K होता है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत चुंबकीय बल का फॉर्मूला आ गया।
F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय बल प्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा मूल बल है। ठीक है, दूसरा क्या है? मूल बल है। तो फॉर्मूला क्या आया? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो K है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसका अगर हम लोग मात्रक निकालें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे इसके गुणों के बारे में बात करनी है। तो इसके जो गुण होंगे वो क्या होंगे कि पहला गुण होगा कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग माने कि क्या होती है कि ये हमारा असंरक्षी बल होता है, यानी दो बल आपस में अगर चिपक जाएं, यानी आकर्षित हो जाएं या प्रतिकर्षित हो जाएं, तो वो दोबारा क्या नहीं होंगे, अपनी स्थिति में वापस पुनः नहीं आ पाएंगे। ये क्या होता है? असंरक्षी बल होता है। तो ये जो बल है ये असंरक्षी बल है। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या जाना कि विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है, इसके बारे में भी जान लिया। अब इसके अगले वाले लेक्चर में दो हमारे बल और बचे हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वो दो बल कौन कौन से होते हैं उनके नाम सुनते जाइए। पहला होगा प्रबल नाभिकीय बल और दूसरा कौन सा होगा? हमारा होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि पहला होगा प्रबल नाभिकीय बल, दूसरा होगा दुर्बल नाभिकीय बल। इनके बारे में हम लोग इसके अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए क्या होते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, जो भी मानना है उसको मान लीजिए। एक और बात कि आप लोग अपने दोस्तों में चैनल को ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर बताएं। उन्हें पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग भी पढ़ते रहिए। नहीं आ रहा है 2 से 3 लेक्चर शायद आप लोगों ने देख लिए हैं, 1-2 लेक्चर और देखना, उसके बाद क्या कर देना, बंद कर देना। क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर बस चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।